हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। व्हाट माई आर यू मैड? ये क्या कह रही हो तुम? जानती भी हो ऐसे कैसे मुमकिन है? अरीशा ने खुद हमें मैसेज करके तुम्हारे साथ जाने का बताया था और फिर उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। हारून ने सुबह उठते ही सबसे पहले अरीशा को कॉल की, मगर नंबर अब भी ऑफ था। मगर जब उसने माही को कॉल की तो माही ने शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अरीशा से तो उसकी होटल में ही मुलाकात हुई थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि उसके साथ जाने वाली थी? तुम एक काम करो, तुम जैनिश और हारिस से बात करो। हो सकता है वो तुम लोगों के साथ कोई मजाक कर रही हो और तुम लोगों के ही साथ ही प्लान में आई हो, मगर सीट अलग हो। माही ने अपना टूटा फूटा ख्याल जाहिर किया, क्योंकि इस वक्त वो रोहेल से बात कर रही थी, मगर बीच में हारून की कॉल आ गई थी। हारून ने ठीक है कहकर कॉल काट दी। जैनिश और हारिस भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब ये बात कोई छोटी सी तो थी ही नहीं जो छुपाई जाती। हारून ने अरीशा के वालिद को कॉल मिलाई और हालात से आगाह किया, जिस पर शफकत बेहद परेशान हो गए। जिस होटल में वो लोग रुके हुए थे, शफकत साहब ने हारून से इस होटल के बारे में पूछा और फौरी तौर पर तुर्की की टिकट करवाकर वहां जाने की तैयारी करने लगे। आहर, तुम कहाँ जा सकती हो? आरू कहाँ? हारून का तो एक लम्हा भी अब उसके बिना गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। वैसे तो अरीशा उसे हमेशा जलील करती रहती थी, हमेशा अपना सारा गुस्सा उस पर उतारा करती थी और कभी कभी तो 2-3 थप्पड़ भी रसीद कर देती थी। मगर थी तो उसकी दोस्त ना। अरीशा की माही के अलावा सबसे ज्यादा दोस्ती हारून से थी, मगर अरीशा को लेकर हारून के जज्बात कुछ और ही थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे मुमकिन है? बेजार, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अगर डॉन और बीस की जंग छिड़ गई ना, तो सिर्फ एस के बल्कि मैं भी रेंज में आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर रजवान को भी अब हालात खराब होते हुए नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बीस ने उसे 2 मुर्दा आदमियों की लाशें भिजवाई थी, जो कि बाहर तो सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी, क्योंकि उसके जिस्म के कई हिस्से निकाल दिए गए थे। और ये पहली बार नहीं हुआ था। बीस या तो अपने शिकार की हड्डियां कुत्तों के साथ आगे डाल देता था या फिर इंस्पेक्टर रजवान को बेच देता था। सर, सच यही है। डॉन गुलहान के साथ मिलकर बीस के खिलाफ काम करना चाह रहा है और पाकिस्तान में न जाने गुलहान के कितने आदमी मौजूद है, और इसका नुकसान न सिर्फ बीस को बल्कि हमें भी हो सकता है। बेहजाद ने कुछ सोचते हुए रजवान से कहा, जबकि रजवान को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। शहराम के जाने के बाद अरीशा काफी देर यूं ही डरी सहमी से बैठी रही, मगर फिर उसे पानी की प्यास महसूस हुई तो वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी, मगर तभी उसकी नजर सामने मौजूद बंद कमरे पर गई, जहां ताला लगा हुआ था। सुबह का वक्त था, इसलिए उसे ज्यादा डर महसूस नहीं हुआ था। उस कमरे को नजरअंदाज करते हुए किचन में गई, जहाँ खाना पकाने का कोई सामान न था, बस चंद बर्तन मौजूद थे और एक फ्रिज रखा हुआ था। अरीशा लपक कर इस फ्रिज की तरफ गई और फ्रिज खोलकर बोतल निकाली। अभी वो पानी पीने के लिए ढक्कन खोलने ही वाली थी कि जब उसकी नजर सामने खिड़की पर गई, जहां से बाहर का जंगल साफ दिखाई दे रहा था। वो इस खिड़की के करीब गई, मगर बाहर जानवरों की खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। अलीशा को शहराम की बात याद आई और बिना वक्त जाए कि वहां से बोतल लिए इसी उसी तरह कमरे की तरफ भागी और कमरे के अंदर एक बेड मौजूद था। वो वहीं पर बैठ गई और पानी पीने लगी। साथ ही मेज पर फलों की टोकरी भी थी, मगर उसे सिर्फ पानी की तलब थी। वो नडाल पड़ी हुई थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। बीस अपना काम कर चुका था। एक ही दिन में उसने 2 आदमियों को पकड़कर चिप हासिल कर ली थी, मगर गुलहान के इन आदमियों में से नहीं मिली थी जिन्होंने अभी ही पाकिस्तान भेजा था, बल्कि ये गुलहान के उन आदमियों में मौजूद थी जो अब तक पब्लिक की नजर में यतीम मस्कीन बने हुए थे। जबकि दूसरी तरफ गुलहान के आदमी बीस को ढूंढने में अब तक नाकाम रहे थे। उल्टा उसके आदमियों में से कुछ तो लापता ही हो गए थे। मतलब साफ था कि बीस ने एक ही दिन में उसके न जाने कितने आदमी को मोड़ के घाट उतारा था, जबकि गुलहान और डॉन को एक और दचका लगने वाला था, यह जानकर कि बीस ने 4 चिप हासिल कर ली हैं। बीस को यह सब करते हुए रात हो गई थी। इसने इस पूरे दिन में उसने एक गिलास भी पानी का नहीं पिया था। अब जब बासम उसे खाने पर रुकने को कहा तो याद आया कि अरीशा को भूखा प्यासा डरा कर पूरे 24 घंटे होने वाले हैं। उसने खाने से इनकार किया और अलग से खाना ऑर्डर करने लगा। रोहेल समझ चुका था कि यह खाना वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ऑर्डर कर रहा है, जबकि खाना डिलीवर होते ही उसे लेकर अपने साथ चला गया। अब वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जंगल के अंदर आ चुका था, जहां रात की तारीकी में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो इस जंगल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहे थे। शेराम ने घर के सामने गाड़ी रोकी। घर के साथ एक छोटा सा गैराज बना हुआ था, जहाँ शेराम अपनी गाड़ी पार्क करता था, क्योंकि ये जगह पब्लिक की नजर से तो सेफ थी, मगर जानवरों का खतरा लाक रहता था। रीशा को इस बंद कमरे से काफी बार सुनसुनाहट सुनाई दी थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बंद कमरे के करीब जाकर देख सके कि ये किस चीज की आवाज है। जो बोतल अरीशा ने सुबह फ्रिज से निकाली थी, अब उसका पानी भी खत्म हो चुका था और डर के मारे उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किचन से जाकर दूसरी बोतल निकाले। शेराम की गाड़ी की आवाज को भी वो किसी जंगली जानवर की आवाज समझकर डर रही थी। उसे बार बार इस 2 सिंग वाले जिन का भी ख्याल आ रहा था, जो उसके डर में मजीद इजाफा कर रहा था।
अभी वो यूं ही खुद में ही सिमटी बैठी हुई थी जब उसे कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। जीन, दो सिंधु वाला जीन, वो आ गया। वो खुदाया, मैं क्या करूं? अलीशा की हालत पहले ही नाडाल थी, मगर अब तो वो और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। शेराम जानबूझकर बारी कदमों से उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि अंदर अलीशा इस जिन को मारने के लिए कमरे में चीजें तलाश कर रही थी, क्योंकि वहां बेड के अलावा और कुछ तो था ही नहीं। इसलिए तकिया ही उठा लिया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खुला, अलीशा ने आंखें बंद करते हुए उस पर तकिया मारा, जिसे शेहराम ने कैच करके पकड़ लिया, मगर अलीशा की आंखें अब भी बंद थी। या अल्लाह जी, प्लीज मुझे बचा लें, बस एक बार प्लीज। अलीशा मसलसल यही कह रही जा रही थी, जबकि शेहराम अलीशा के करीब आकर उसके बाजू से झगड़ने लगा था। इसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी, जबकि शेहराम को तो चीखें सुनने की आदत सी हो गई थी, मगर उसे अलीशा की हरकतें मजे दे रही थी। छोड़ो मुझे जिन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे। अलीशा की तो जान ही निकल रही थी। तब शेहराम ने उसके गर्दन पर बोसा दिया, जिसे महसूस करते हुए उसने आंखें खोली। जिन, अलीशा से हैरत से देखने लगी। वो तो वही जालिम इंसान था, हाँ, मगर दो सिंगू वाला नहीं, बल्कि तुम्हारा जिन। शेहराम कहकर उसके और भी करीब आने लगा, जबकि वो बेड पर गिर चुके थे। शेहराम बिना कुछ सोचे उसके गर्दन पर झुक चुका था। वो आज तीसरी बार उसको तकलीफ का बायस बन रहा था। न जाने कब तक वो यूं ही उसके गर्दन पर जुल्म करता रहा, जबकि अलीशा की आंखों से आंसू जारी थे। फिर कुछ सोचकर उसे दूर हुआ और अपने ही जुनून से बनाए गए निशाने पर उंगली फेरने लगा। अलीशा को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हमेशा यूं ही उसकी गर्दन जामी करता रहेगा। हम डन। डन, चलो अब खाना खाते हैं। उसके गालों को खींचता हुआ उस पर से उठकर कमरे से बाहर किचन की तरफ चला गया था, जबकि अलीशा यूं ही अपनी गर्दन से हिलाती रही थी। एसके का सारा गुस्सा सामने खड़े शख्स पर निकल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े वजूद की जान ले ले और उसे टुकड़े करके कुत्तों के आगे खिला दे। सर, हमारे जासूस ने ड्रोन पर पूरी नजर रखी हुई है, मगर अब तक उसने इस बारे में किसी को भी कोई हुक्म नहीं दिया। हो सकता है ये काम गुलहान का हो, क्योंकि ऐसी गिरी हुई हरकत गुलहान ही कर सकता है, डॉन नहीं। इस बंदे ने एसके को अपना ख्याल बताया, जिस पर एसके ने बंदूक थामे उसके करीब आया। आजकल कुछ ज्यादा ही इस डॉन की तरफदारी नहीं कर रहे। क्या वो तुम्हारा पाप लगता है जो इतनी हमाकत कर रही है उसकी? और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यह हरकत डॉन की नहीं बल्कि गुलहान की है? एसके का पारा हाई हुआ चुका था। उसे नुकसान पर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था, जबकि गुलहान और डॉन एक पावर बन चुके थे, जो जब चाहे उसे तबाह बर्बाद कर सकते थे। मौत उसके सर पर मुंडला रही थी, मगर अब इसको अपने बिजनेस की परवाह थी। जिंदगी में उसने सब कुछ खोया था, सिर्फ इस दौलत की आता, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसका यह हराम का पैसा कभी भी उसके काम नहीं आएगा। सर, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करके आपको आगाह कर दूंगा। उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया। तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर मालूम करो ये किसकी हरकत है। एसके ने अपने आदमियों को वहां से दफा कर दिया था, जबकि अब वो 20 के बजाय डॉन से खौफजदा था। शेहराम जब कमरे में आया तो वो लड़की चादर को पंखे पर बांध रही थी। जैसे ही उस इतने जुल्म से इतनी जल्दी तंग आ गई हो, शेहराम ने उसे पकड़कर जबरदस्ती वहां से नीचे उतारा और चादर को साइड में फेंक दिया, जबकि अलीशा अब फिर से इसे उन्हीं ही नजरों से देख रही थी जिनसे पहले देखा करती थी। पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है कि पंखे से लटक कर मर जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम्हें और भी ज्यादा सजाएं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो कुछ तुम करती आई हो, एक एक बात का गिन गिन कर हिसाब लूंगा मैं तुमसे, मगर पहले खाना खा लो। शाबाश। शेहराम उसका हाथ पकड़ उसके पास आने लगा था, मगर वो भी अलीशा थी। हाथ छोड़ो मेरा जंगली जानवर, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं हूं कौन। एक दिन के अंदर अंदर तुम इस दुनिया से गायब करवा सकती हूँ मैं, समझे तुम? हर बार की तरह आज भी वो अपनी अन्ना और दौलत के नशे में चूर सामने खड़े शख्स को बार बार धमकियां दिए जा रही थी, जबकि वो जानती भी थी कि इस सुनसान जंगल में बने हुए इस खंडर नुमा घर में उसे बचाने वाला कोई नहीं। बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप ये खाना खा लो, और ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने दूंगा। ना मैं खुद मरूंगा और ना ही तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा। वो एक हाथ से खाने की ट्रे लिए हुए दूसरे हाथ से उसे काबू किए हुए बैठा था। वो एक था, मगर वो एक ही सफर बारी था। इस लड़की के भागने की अब तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, मगर इस बेचारी को अभी उम्मीद थी कि वो इतनी आसानी से इस बेड़िया नुमा इंसान से बच जाएगी। खा रही हो या करूँ जबरदस्ती? अपनी बात को नजरअंदाज होता हुआ देखकर उसका खून खोलने लगा था। वो नहीं जानती थी कि वो किस शख्स की कैद में है। न जाने वो कितनी मुश्किल से खुद को काबू करके इस बदतमीज लड़की को झील रहा था, मगर वो ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कब और कैसे उसे अपनी कही कही हर बात की अहमियत सामने बैठी लड़की को मनवानी है। दूसरी बार जवाब ना पाकर वो गुस्से से बेड से उठा और खाने की ट्रे को मेज पर रखने लगा। वो लड़की उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। वो था तो बहुत हसीन, इतना हसीन कि कोई भी बासानी उसके सहर में जकड़ने लगा था, मगर वो सिर्फ शक्ल से ही हसीन था, दिल तो मानो जैसे उसके अंदर था ही नहीं। वो बे इंतहा का जालिम पेरिया। उसके इस हसीन चेहरे के पीछे एक बहुत ही जालिम दरिंदा छुपा हुआ था, जो एक बार उस मासूम चेहरे की हकीकत जान ले, उसे ये दरिंदा मौत के घाट उतार कर ही दम लेता था। जब वो पलट कर उसके करीब आने लगा तो उसकी आंखें मुकम्मल लाल हो चुकी थी। वो लड़की उसकी इन कशिश आंखों में गुस्से के तासा देखकर घबराने लगी। उसके करीब आया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। नहीं,
प्लीज प्लीज नहीं, ऐसा मत करना। पहले खुद ही उसने इसके हसीन लड़के के अंदर का बेटिया जगाया था और अब वो उससे पनाह मांग रहे थे। मेरी जान, मैंने तो अपने बाप को भी नहीं बख्शता, तुम क्या चीज हो। वो जानता था इस घमंडी लड़की के सर से दौलत का बोझ कैसे उतारना है। उसके सामने दौलत की कोई अहमियत नहीं थी। वो नवाब का था, वो नवाब था अपनी ही दुनिया का। उसे नफरत थी हर उस शख्स से जिसके अंदर दौलत का गरूर हो। सर को उतारकर उसने गुस्से से उछाला, जो बराबर पड़े हुए सोफे पर जा गिरी। वो लड़की खौफ से उसे अपने करीब आता हुआ देखकर हड़बड़ा उठी थी और बराबर मेज पर पड़ी हुई फल्लू की टोकरी से छुरी उठाकर अपने बचाव करने लगी थी। उसकी इस हरकत पर उस जालिम दरिंदे के लबों पर एक जान लाने वाली मुस्कुराहट आई। वो मजीद वक्त जाया किए बिना उसके करीब आ गया था। वो चाहती तो नहीं थी कि उसे कोई नुकसान पहुंचाए, मगर अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए उसने एक बार अपने ऊपर झुकते हुए शख्स के हाथों पर किया। मगर ये क्या, उस शख्स को तो जैसे कोई फुड़क ही न पड़ा हो। अपने हाथ से खून निकलता देखकर वो अब उसे बहुत हैरत और डर की मिले तासरा से घूरे थे। उसकी अपनी की गई हरकत पर पछता रहे थे। पहले उसने अपने हाथ से निकलते खून को देखा, फिर सामने बैठी हुई लड़की को जो उसकी तरफ भी मुतवज्जो थी। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने, वो कहता हुआ अपने जख्म की परवाह किए बिना उसके हाथ से छुरी लेकर नीचे फेंकने लगा। कैसा था वो शख्स, कभी उस किस तरह से उसे अजियत देता था, कभी किस तरह। मगर वो छोटी सी लड़की अब अपना सांस रोकने की वजह से उस जालिम शख्स की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। एक एक जुल्म का गिन गिन का हिसाब लूंगा तुमसे, माय ब्यूटी क्वीन। जब उसकी आंख खुली तो उसको इस वीरान कमरे में अकेले पाया। पहले तो काफी देर तक यूं ही लेटी रही, फिर रात वाला मंजर याद करके एकदम उठ बैठी। मगर वो जालिम इंसान इस वक्त इस कमरे में नहीं था। फिर कहाँ था वो। जैसे ही वो बेड से उठने लगी, एकदम उसका सर चकराने लगा। वो बेड पर गिर गई। एक तो उस बेचारी ने कितने घंटों से कुछ खाया पिया नहीं था, ऊपर से अब उसने खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अभी अपना सर पकड़े बेड पर बैठी ही रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और वही जालिम शख्स कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थे। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटी क्वीन। श्रीराम ने ट्रे मेज पर रखी और खुद उसके सामने आकर बैठ गया। जब उसके लहजे में आबिद साथी थे, अलीशा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, मगर जब उसके हाथ में बंधी हुई पट्टी पर नजर गई तो वह गौर से देखने लगी। ये वही जाम था जो उसने कल रात से खुद उसे दिया था और जिसका बदला श्रीराम बहुत अच्छे से ले चुका था। हेलो, जाकर फेस वॉश करो और आकर ये खाना खाओ, वरना भूख के मारे पागल हो जाएगी और फिर तुम्हारी ये खूबसूरत रंगत भी कमजोर पड़ जाएगी। श्रीराम ने उसके गाल को छूते हुए कहा था। इस पर अलीशा ने उसका हाथ झटका, मगर श्रीराम इग्नोर कर गया था। अब अलीशा एक बार फिर से अपनी अन्ना को जिताने के चक्कर में भूखी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए इस जालिम शख्स की बात माना ही बेहतर समझी। अलीशा वहां से उठकर मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गई, क्योंकि ये घर बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए सफाई न होने की वजह से यहाँ बहुत धूल मिट्टी और बड़े बड़े जाले मौजूद है। क्योंकि अलीशा को स्पाइडर से बहुत डर लगता था, इसलिए आंखें बंद करके चीखने लगे, जिस पर शेहराम पाकर उसके पास आया। शेहराम तो उसकी रग रग से वाकिफ था। उसे पता था कि स्पाइडर को देखकर अलीशा की जान निकल जाती है, इसलिए जानबूझकर उसने अलीशा को इस तरह भेजा था। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो। श्रीराम ने 7 साल दिए उसको सवाल किया, जिस पर वो पीछे की तरफ हटे। वो देखो उस स्पाइडर। अलीशा उसकी छोटी सी मकड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ तो इतनी बड़ी हो कि इतने से कीड़े से डर रही हो, वैसे तो बड़ी हिटलर बनी फिरती हो। श्रीराम उसके सर पर खड़ा उसे ही सुनाई जा रहा था, जिस पर अलीशा उसे गुस्से से देखने लगी। हद में रहो अपनी, समझे, वो इतनी सी नहीं है, इतनी बड़ी है, नजर नहीं आता क्या, आंधी हो। अलीशा उससे लड़ने में मसरूफ थी, जबकि इस बात से अनजान थी कि जिससे वो इतना डर रही है उसके कितने करीब आ चुकी है। आंधा मैं नहीं हूँ, आंधी तो तुम हो। देखो कन्ने प्यार से वो चलती हुई, देखो कितने प्यार से चलती हुई तुम्हारे पास आ रही है। श्रीराम को तो मजा आ रहा था उसे परेशान करके। अभी वो श्रीराम की बात को समझने की कोशिश कर रही थी जब उसकी नजर इस स्पाइडर पर गई, जो वाकई जमीन पर चलती हुई उसके करीब आ चुकी थी। अलीशा ने एक जोरदार छलांग मारी और चीते हुए श्रीराम के पीछे छुप गई। हटाओ हटाओ उसको प्लीज। श्रीराम तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि उसे तंग करके, मगर इस बेचारी की तो जान पर बनी हुई थी। नहीं, मैं नहीं हटा रहा, और वैसे भी तुम हो ही इस लायक। ये तो एक छोटी सी स्पाइडर है, मैं तुम पर इसे बड़ी स्पाइडर छोड़ूंगा और बाहर से कमरा लॉक कर दूंगा। वो इस हालत में भी उसको डरा रहा था, क्योंकि अब तक जो जो उसने कहा था वो कर कर भी दिखाया था। इसलिए अलीशा डर कर मारे रोने लगी थी, और वो भी बिना आवाज के। जिसे देखकर श्रीराम काफी एंजॉय कर रहा था। पहले प्रॉमिस करो मेरी बात मानोगे। श्रीराम ने उसके बिल्कुल करीब जाते हुए पूछा, जिस पर वो बेध्यानी में स्वाब में सारी हिलाने लगी। गुड। तो श्रीराम ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेसन के पास लेकर जाने लगा। क्योंकि वो अब तक खौफजदा थी, इसलिए उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचते हुए थी, उसके सीने में सर छुपा गई थी। अलीशा बस कर दो, ज्यादा नखरे बात दिखाओ। सामने देखो, बोर्ड रखा है, पेस्ट और ब्रश। चलो शाबाश, 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से ब्रश करो और फेस वॉश करो जल्दी। अलीशा को डर देखकर श्रीराम सख्ती से कहने लगा, जिस पर अलीशा ने उसे हैरत से देखा। वो किस तरह उसको गोद में उठाए हुए मुंह दिलवाने के लिए खड़ा हुआ था। अलीशा ने वक्त जाया किए बिना जल्दी जल्दी पेस्ट को ब्रश पर लगाया और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगे, और फिर सामने रखे साबुन को घूरने लगे। क्या घूर रही हो। श्रीराम ने उसे यूं ही साबुन घूरते देखा तो चिल्लाते हुए बोला। एक तो वो रात उसका हाथ जमी कर गई थी, और अब जब उसे गोद में लिए हुए कब से खड़ा था तो वो नवाबजादी बड़े आराम से अपने काम कर रही थी। श्रीराम के हाथ पर बंदी हुई पट्टी उनकी वजह से लाल होने लगे थे। ये क्या है। अलीशा ने उसकी तरफ से घमंडी अंदाज में पूछा, जैसे किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो। नजर नहीं आ रहा कि साबुन है,
उसे मुंह पर लगाओ और फिर पानी से मुंह धो लो। शेराम ने भी टका कर जवाब दिया, आर यू मैड? मैं? अलीशा हटा दी, इस घटिया साबुन को अपने फेस पर अप्लाई करूंगी, नेवर। अलीशा फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गई थी जिस पर शेराम को बहुत गुस्सा आता था। बात सुनो, तुम किसी मिनिस्टर की औलाद नहीं हो, समझी? और अगर हो भी तो होगी अपने घर की। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। ज्यादा अकड़ दिखाई तो वो जो सामने कमरा है ना, वहाँ उससे भी बड़ी स्पाइडर रहे हैं, वहां पर बंद कर दूंगा तुम्हें मैं, समझी? फिर पड़ी रहना अपनी अना को लेकर। शेराम उसे गुस्से से गोद से उतारने लगा था, मगर तभी अलीशा को ख्याल आया कि अगर उसकी बात ना माने तो वह वाकई ऐसा कर देगा, इसलिए जल्दी से उसे साबुन से अपना मुंह धोने लगी। बज़ाहिर तो वो बहुत ही सहत दिखाई दे रहा था, मगर अंदर ही अंदर अलीशा की हरकतें उसे मजा दे रही थी। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। बचपन से लेकर अब तक उसके डर, उसकी पसंद, उसके शौक वही थे जो पहले हुआ करते थे। डन, ऋषा ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे ही उसने फेस वॉश करके शेराम पर कोई बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया हो, जैसे वो सारी जिंदगी उतार नहीं सकता। गुड। शेराम उसे यूं ही गोद में लिए हुए कमरे की तरफ आया। अब तो उतर जाओ, क्या सारी जिंदगी यूं ही मेरी गोद में रहने का इरादा है? शेराम की बात पर वो एक झटके से उसकी गोद से उतरी और मुंह बनाते हुए उसको देखने लगी। शेराम ने उसके सामने खाने की ट्रे रखी और खाने का इशारा किया और खुद सोफे पर जा बैठा। अलीशा भूखों की तरह खाना खाने में मसरूफ थी, जबकि उसे यूं खाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर जब अलीशा की नजर उस पर पड़ी तो जल्दी से मुंह मोड़ गया। अब उसका ध्यान अपने हवा बंदी पड़ी हुई थी। शेराम ने दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अपनी बैंडेज करने लगा। वो बड़े आराम से एक ही हाथ से अपनी बैंडेज कर रहा था, जैसे उसे इस काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जैसे अलीशा बड़ी हैरत से देख रहे थे। माही, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माही इस वक्त रोहेल के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। वह अरीशा को लेकर बहुत परेशान थी और अब वो पछता रही थी कि हेलीकॉप्टर में आकर अगर वो अपने दोस्तों के साथ प्लान में आई होती तो शायद अरीशा उसके साथ ही होती और अब वो ऐसा मैसेज करके यूं गायब ना होती। रोहेल, मैं कैसे परेशान ना हूँ? वो दोस्त है मेरी, पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होगी, कहाँ होगी। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? माही को तो समझ नहीं आ रहा था कि अरीशा ने आर साहब को जो उस तरह का मैसेज क्यों भेजा था। ऐसी क्या हमाकत की थी उसने? माही, लिसन टू मी मेरी जान, देखो सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है वो जहाँ भी है ठीक है। आई होप ऐसा ही होगा। आप प्लीज परेशान ना हो। रोहेल ने तो बहुत कोशिश की थी उसे अपनी तरफ से दिलासा देने की, मगर माही आहट किस तरह इतनी बड़ी बात को ना सोचती। आहट अरीशा उसकी बहुत गहरी दोस्त थी और फिर उसने ये बात अपने डैड से भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि अगर वो ये बात अपने डैड को बताती तो सब कुछ सच बताना पड़ता कि वो प्लेन में नहीं हेलीकॉप्टर में आए थे। माही रोहेल से मिलने के बाद जैनिश के घर चली गई थी, जबकि जैनिश और हारिस खुद हारून के लिए परेशान थे, क्योंकि हारून ना कॉल रिसीव कर रहा था ना ही मैसेज का जवाब दे रहा था। जैनिश और हारिस ने माही को हारून के बारे में बताया तो वो लोग हारून के फ्लैट पर चले गए, जहाँ दरवाजा अंदर से बंद था। इन सबको वहां खड़े हुए आधा घंटा हो गया था, मगर कोई भी गेट पर नहीं आया था। मसलसल बेल बजने के बाद हारून ने दरवाजा खोला। हार जल्दी से फ्लैट के अंदर गया, जबकि उसके पीछे जैनिश और माही भी अंदर गए। हारून, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? हाँ। मसलसल सिगरेट नोश करने की वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। मसलसल जागने की वजह से हालत नाडाल सी थी। हारिस, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। सैनस की हालत का जायजा लेते हुए कहने लगी। हारिस, वो हारून इस हाल में भी अलीशा को याद कर रहा था। हारून, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अलीशा के डैड तुर्की में ही है ना, वो ढूंढ लेंगे उसको। हारिस ने समझाने वाले अंदाज में कहा और सोफे पर बिठाया, जबकि हारून हारिस के गले लगकर रोने लगा। हारिस, मुझे अलीशा चाहिए, मुझे मेरी आरू वापस चाहिए। वो पता नहीं कहाँ होगी, कौन होगा उसके पास। हारून यूं ही रो रो कर अपनी हालत खराब की हुई थी। हारून, प्लीज यार, तुम तो ऐसे ना रो, देखो सब ठीक हो जाएगा, प्लीज खुद को संभालो, प्लीज यार। हारून ने दिलासा देते हुए चुप करवाया था, जबकि हारिस भी ये बात समझ चुका था कि हारून का अरीशा के लिए यूं रोना कोई गहरी दोस्ती की अलामत नहीं थी, बल्कि हारून के जज्बात कुछ और ही थे। बस कर दो तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना मैंने। फिर आहट कैसे कैसे तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी? कैसे आहट कैसे? एसके का पड़ा आज भी हाई था। वो कापा मौजूद दूसरे शख्स पर मुसलसल चीख रहा था। एसके ने गुस्से से फोन को जमीन पर मारा और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर डॉन की तरफ से एक खुफिया खबर मिली है। बको, एसके ने चिल्लाते हुए कहा, जिस पर वो शख्स बिना वक्त जाए के बोल पड़ा। सर, डॉन के फार्म हाउस पर मौजूद हमारे जासूस ने यह खबर दी है कि डॉन के आदमी ने गुलहान के कुछ आदमियों को खुफिया तौर पर मौत के घाट उतारा है, जिनमें से एक आदमी के जिस्म से कोई डिवाइस मिली है, वही डिवाइस जिसके पीछे डॉन और 20 कई सालों से थे। वो शख्स अपनी बात मुकम्मल करके नजर नीचे झुका गया था, जबकि उसकी दी हुई खबर एसके स्तर पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। उसको एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। वो पागलों की तरह चीखते हुए सामने मेज पर रखी चीजों को तोड़ रहा था। वो समझ चुका था कि उसका अंजाम बहुत करीब है, या 20 के हाथों या फिर डॉन के हाथों, मगर मौत तो उसकी होनी ही थी।